देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिवीजन है, माइनस है, बस दो ही साइन है और ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और डिवीजन है, तो पहले डिवीजन होगा, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। अब 8 में से 4 गया तो 4, 4 में 4 से भाग है तब तो ये 1 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो मेरे मित्र फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया 80 डिवाइडेड बाई, देखो यहां पर 80 में 4 से भाग है तो ये तो 20 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हुआ, 3 से 12 में भाग दिया 4, 8 में से 4 गया 4, 4 में 4 से भाग है 1, तो मेरे मित्र ये हो जाएगा 1। अब क्या है, 38 में से 19 जाएगा तो 19 बचेगा, यानी कि 45 में से 19 घटेगा। फाइनल आंसर कितने हो जाएंगे, 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीडी कवर हो जाएगा, सारा एग्जामिनेशन कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे मित्र ये देखो, ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन से जरा सा नजर मिलाओ, ठीक है। ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2022, है ना, 2021-22 का ये क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे मित्र, ध्यान दो। लिखा है निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अब देखिए किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है, इन चारों में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है, उसी का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। अब इनमें से किसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, हमें बस ये चेक करना है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे, पी बाई क्यू के रूप में बदल के परिमेय बना देंगे। अब इनमें से किसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, तो जो संख्या पूर्ण वर्ग होता है उसी का वर्गमूल निकलता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 8 नहीं होता, इसका मतलब यह है कि पूर्ण वर्ग ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, इन तीनों में से कौन है पूर्ण वर्ग, तो याद रखिएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9, इन्हीं चारों में से कुछ हो सकता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिट का सम जो होता है, डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9। देखते हैं किसका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 है। तो ये देखो जी, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 1, 19। मेरे मित्र 19 का मतलब क्या है, 9, 1, 10, बोले तो क्या डिजिट सम 1 हो गया, है ना। इसको देखो 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 2, 20, 20 और 1, 21। 21 का मतलब क्या है, इसका डिजिट सम 3 हो गया। अब ये देखो मेरे मित्र, ये 9, 4, 13, 13, 5, 18, 2, 20, 20 और 6, 26। 26 का मतलब डिजिटल सम कितना, 8। आप क्या जानते हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9। जब 1, 4, 7, 9 है तो 3 वाला तो नहीं हो सकता, 8 वाला भी नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल और केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है, सी नंबर, और सी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग का यूनिट डिजिट कभी 8 नहीं होता। बिट्टू यादव थोड़ा सा समझदार बनिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, नहीं होता, है ना। और ये क्या है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 ही हो सकता है। चेक करके देख लीजिए, 1 से लेकर 10 तक को स्क्वायर कीजिए ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए डीएस कितना होगा, 1 और 6 7 ही तो होगा। आप कहोगे हाँ, यहां भी देखो 2 और 5 7 होगा, 6 और 3 9 होगा, ये 9, 4, 13 मतलब 4 हो जाएगा,
6 4 10 यानी कि 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये मेरे मित्र 1 हो जाएगा। मैं पूछता हूं इनमें जरा सा देखो क्या है, 4 प्रकार का ही डिजिट है, 1 है, 4 है, 7 है और 9 है। इसके अलावा और कोई है? और कोई नहीं है। तो याद रखना किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो मेरे मित्र 2 3 7 8 छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है, बट ये चारों नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है वो इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो दोस्त, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 3 4 और 7 से विभाजित की जाती है तो रिमाइंडर 2 3 और 5 बचता है। जब उसी संख्या में 42 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो क्रमिक रूप से डिवीजन का क्या मतलब होता है। क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब हुआ कि पहले 3 से भाग दिए, जितनी बार में लगा हम उसको यहां पर लिखे, यानी कि यहां पर भागफल लिखे, और जो शेष आ गया उसको यहां पर लिख दिए। ठीक है, अब जो भागफल आया था उसमें दूसरे भाजक से भाग देना, फिर जितनी बार में लगेगा उसमें फिर तीसरे भाजक से भाग देना, और मेरे मित्र यहां रिमाइंडर लिखते रहना। ठीक है, तो आप क्या बोला गया, जब 3 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर 2 आया है, जब 4 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर 3 आया है, जब 7 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर 5 आया है। लेकिन मेरे मित्र कितनी बार में लगा, कितनी बार में लगा, कितनी बार में लगा नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा आप हमेशा लास्ट भागफल को 1 मानिएगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो लास्ट भागफल को 1 मानिएगा। बहुत सारे मेंटर्स लास्ट भागफल को 0 मानने भी कहते हैं, लेकिन आप 1 ही मानना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है सर, अगर लास्ट भाजक ना दिया रहे तो आप 1 मानना। ओके, भाजक बोल दिए, भागफल कोसेंट। अब ये देखो दोस्त, हमको आना है कहां, यहां इस नंबर पे आना है। कैसे आएंगे? 7 से भाग दिए, एक बार में 5 शेष आया, तो मेरे मित्र ये नंबर आएगा कैसे? 7 से भाग दिए, एक बार में लगा और 5 शेष आया, इसका मतलब यहां क्या रहा होगा? 12 रहा होगा। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही तो होता है भाज्य, कहोगे हाँ। अब यहां क्या रहा होगा कि 4 से भाग दिए, 12 बार में लगा, 3 शेष आया, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 4 से भाग दिए, 12 बार में लगा और 3 शेष आया, यानी यहां 51 रहा होगा। अब देखिए 3 से भाग दिए हैं, 51 बार में लगा, 2 शेष आया, तो 3 से भाग दिए हैं, 51 बार में लगा है और 2 शेष आया, इसका मतलब यहां नंबर क्या रहा होगा? 155। अब उसी 155 में हमें कहा कि आप 42 से भाग दीजिए तो क्या रिमाइंडर आएगा? 42 दिया 136, और जब 136 इसमें से घटेगा तो मेरे मित्र रिमाइंडर 29 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 29 हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को नमस्कार है, वेलकम है ज्ञान गुरुकुल पटना यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप लोग आराम से आंसर दीजिए। गजब बात करते हो भाई, थोड़ा सा जोर घटा भी तो सही से लो। भाग देने नहीं आता है? 155 में आप 42 से भाग दो ना, 3 बार में लगेगा। ठीक है, 126, जरा घटा के देखो, 29 आएगा ना शेष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान दो अच्छे से, देखो आपसे कहा गया कि सर इस गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, जरा आप लोग आंसर दो। सारा आंसर मैं ही नहीं दूंगा, जितने भी बच्चे देख रहे हो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 155 को फॉलो नहीं करता। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि 155 को फॉलो नहीं करता। मेरे दोस्त आप यहां देखिए, आप ठीक है, हम आपके सामने अभी ही दिखाते हैं, जरा चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। आप 155 को 3 से भाग दीजिए, ठीक है, 5 दिया 15, 3 एकम 3, रिमाइंडर कितने आएंगे? 2। आप भाग देना है दूसरा भाजक 4 से भाग दीजिए। तो 4 से अगर आप भाग देंगे तो देखिए 12 चौके 48, 12 चौके 48, रिमाइंडर 3 आएगा।
अब आप इसमें किससे भाग दीजिए, लास्ट भाजक 7 है, 7 से एक बार में जाएगा, 5 शेष आएगा। अब आप ही बोलिए कि कहां फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब 42 से भाग दे के रिमाइंडर बताना है, इसमें क्या समस्या है। ठीक है, आप चेक कर लो अपना आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलो ठीक है, आप अपना चेक कर लो, मैंने बिल्कुल सही बताया है, बाकी आपको क्या लगता है वो आप समझ लो। ठीक है, देखो इसको 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 7, 9 की पावर 9 डॉट 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 99 की पावर 99। ठीक है भाई, अब आप जरा इसको समझो कि सर यहां पर हम यूनिट डिजिट कैसे बताएं। आप जान रहे हो मेरे दोस्त, इसमें एक फैक्टर आपको पकड़ना पड़ेगा 5 को। ठीक है, आप देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें ऑड नंबर से अगर हम गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। लेकिन अगर हम 5 को किसी इवन नंबर से गुणा करते हैं, 5 में अगर हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे मित्र यहां पर यूनिट डिजिट 0 आएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं इसमें इवन तो कहीं है ही नहीं, हर जगह तो ऑड ही है। तो 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। मिस्टर दीपक कुमार, आप गजब बात करते हो, कहां से अपनी पढ़ाई करके आ गए हो भाई। 155 में 7 से थोड़ी ना भाग देना है। लगातार डिवीजन का मतलब क्या होता है, भागफल में भाग देना। 155 में आपको पहले 3 से भाग देना है, उसके बाद जो आएगा उसमें आपको नेक्स्ट यहां देखिए, यहां 155 में थोड़ी ना 7 से भाग देना है, 155 में 3 से भाग देना है। जो भागफल आएगा उसमें 4 से भाग देना है, तब जो भागफल आएगा उसमें 7 से भाग देना है। 155 में थोड़ी ना भाग देना है। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि कोई एक संख्या है जिसमें आप पहले 3 से भाग दो, फिर 4 से भाग दो, फिर 7 से भाग दो तो ये सभी रिमाइंडर आएंगे। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आप समझिए इस चीज को। लगातार डिवीजन का मतलब ये होता है, हम ये जान रहे हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि हम जब नंबर में 3 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर, है ना, 2 रिमाइंडर। और जब हम नंबर में 4 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर, और जब हम नंबर में 7 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं, जबकि यहां पर ये है ही नहीं, क्रमिक डिवीजन है। क्रमिक डिवीजन का मतलब 155 में आपको पहले भाग देना है 3 से, जितनी बार में लगेगा उसमें 4 से, जितनी बार में लगेगा उसमें 7 से। ये है सक्सेसिवली डिवीजन, इसको बोलते हैं क्रमिक विभाजन। ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसे आप यूनिट डिजिट ना समझे। ठीक है भाई, चलो उम्मीद करता हूं दीपक रेणु समझ में आया होगा। आप यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन वो है जो आप समझ रहे थे, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया ही है। अब पिछले क्वेश्चन जो आपने 3 नंबर सॉल्व किया था, देखिए ये है 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो नहीं है, ठीक है, ये है एलसीएम एचसीएफ। अब वो था रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। m एक 4 अंकों की संख्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देते हैं। यानी यहां पर m को 4 से भी भाग देते हैं, m को ही 5 से भाग देते हैं, m को ही 6 से भाग देते हैं। तो 2, 3 और 4 रिमाइंडर आता है। आप जो सोच रहे थे दीपक रेणु, वो ये क्वेश्चन है, वो नहीं था, वो कंसेक्यूटिव डिवीजन था, है ना। उसको आप सक्सेसिवली डिवीजन कहते हैं, लगातार विभाजन, क्रमबद्ध तरीके से भाग देना। ठीक है, अब आइए, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब तो m का जो मान होना चाहिए वो 9999 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, हम समझ गए m का मान इसके आसपास होगा। ओके, हमें कहा m में जब हम 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं या 7 से भाग देते हैं, तो अपना रिमाइंडर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 बचता है। आप कहोगे हाँ,
तो मेरे मित्र जब किसी संख्या को एक से अधिक भाजक से भाग दें और एक से अधिक रिमाइंडर आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, इनका भी डिफरेंस 2, इनका भी डिफरेंस 2 और इनका भी डिफरेंस 2। अगर ये डिफरेंस एक जैसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा नंबर एलसीएम से 2 कम। आज इनका एलसीएम जो होना है वो 420, 420 से 2 कम यानी 418, बट 418 इसके करीब तो संख्या है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो मेरे मित्र इन सबसे कटने वाली अर्थात इनके एलसीएम 420 से कटने वाली ऐसी संख्या खोजिए जो इनके आसपास हो। तो पहले 420 से कटने वाली इनके आसपास कोई संख्या ढूंढिए और लास्ट में तो हम 2 घटा देंगे। 2 घटाना इसलिए है क्योंकि मुझे कटने से 2 कम चाहिए, क्योंकि यहां पर डिफरेंस 2 है। तो अब क्या करना होगा, 420 से तुरंत 999 में डिवाइड करना होगा। 420 दूनी 840, 59 एक और 9, 420। ध्यान दो मेरे दोस्त, यहां पर 420 से 3 बार में जाएगा 1260 हो जाएगा। ये 300 हम देख रहे हैं 39। तो जो अपने पास रिमाइंडर आ रहा है तुरंत आप इनमें से रिमाइंडर हटा दीजिए। जैसे ही आप रिमाइंडर हटाते हैं तो 9660 ये वो संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के आसपास इन सबसे कटने वाली संख्या है। लेकिन आपको कटने वाली से 2 कम चाहिए, यानी आपको संख्या 9658 चाहिए, है ना। अब कहा गया इनमें 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 से भाग दोगे 9 से तो 9 कट ही जाएगा, है ना। और 9 सत्ते 63 बचेंगे 2, 2 पर 8 28 और 9 तिया 27, फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलें। अरे कोई नहीं दीपक रेणु भाई, इतना क्या टेंशन लेना। शक्ति, मिस्टर शक्ति, हो रहा है, बन रहा है ठीक से। देखो क्वेश्चन तो थोड़े ढंग से करना होगा। 11,000 वाला क्लास अब नहीं चलेगा गुरुजी। मिस्टर नीतीश कुमार, आप भी गजब बात करते हो भाई। सारा का सारा टेक्निकल टीम पटना से बाहर, आज टेक्निकल टीम आए हैं पटना, है ना। अब आपकी क्लास अगर नहीं चलेगी कल से, सॉरी 10 तारीख से, तब ना आप कहोगे। सारी क्लासेस 10 तारीख से चलेगी। अब इस तरीके से डिस्कशन के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो फिर तो मैं डिस्कशन ही बंद कर दूंगा। कह दो डिस्कशन बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बड़ी मुश्किल से एक क्लास अरेंज कर पा रहा हूं, बहुत मुश्किल से एक क्लास अरेंज हो पा रहा है। अब इस तरीके से आके डिस्टर्ब करोगे तब तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बंद कर देता हूं डिस्कशन, है ना, छोड़ो हटाओ। एक ही साथ 10 तारीख से ही क्लास लूंगा। अनुपम सिंह, इस क्वेश्चन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा नोटिस हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं कि क्लासेज कब से चलेगी। इस छुट्टी में जब कोई एक भी अवेलेबल नहीं थे तो इस कंडीशन में हम लोगों ने किस तरीके से आप लोग के लिए टेस्ट अरेंज किया कि चलो प्रैक्टिस कम से कम हो। तो प्रैक्टिस करो ना भाई। चलो देखो, अब देखो इसको सही से। 45/53 बराबर 1 अपॉन इस तरीके से लिखा हुआ है।
देखिए इसका मैं क्लास देने जा रहा हूं, हो सकता है कि कल इसकी एक क्लास लगे, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का एक क्लास लगेगा जिसके अंदर आप पूरा पूरा अच्छे से काम कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखने जाओगे, ठीक है, तो एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर इस क्वेश्चन का, इस प्रकार का क्वेश्चन 2020-21 के एग्जामिनेशन में आया है, रेलवे के एग्जामिनेशन में भी आता है ना, हर एग्जामिनेशन में मैं इसके हर वैरायटीज को आपके सामने रखूंगा। मेरे मित्र क्या होता है, इसका नॉर्मल वैरायटीज होता है और एक होता है कंसेप्चुअल वैरायटीज। जो कंसेप्चुअल वैरायटीज होते हैं वहां बेसिक से प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे ये है इसका कंसेप्चुअल प्रोसेस, है ना। तो कंसेप्चुअल पार्ट अगर क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन भी हम कंसेप्चुअल तरीके से ही करेंगे। आप थोड़ा सा ढंग से इस सवाल को देखना और देखना मैं कैसे ये सवाल आप लोग को कराता हूं, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना है मेरे दोस्त। आप इतना समझदार होंगे कि a पूर्णांक b बटा c को आप a प्लस b बटा c तो समझते ही होंगे, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ। अब देखो यहां शुरुआत हुआ है 1 अपॉन से, तो सबसे पहले ऊपर में 1 कैसे होगा, तो 45 को नीचे ले आओ, 45 बटे 53 को हम 1 अपॉन 53 और बटे 45 लिख सकते हैं। 45 फिर से ऊपर जाएगा, आप कहोगे हाँ। अब मुझे ये बताओ, 1 और बटे 45 से 53 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, रिमाइंडर आएगा 8 बटे 45। अब आपसे मैं कहता हूं, देखो 1 अपॉन a, तो जानते हो यही आपके लिए a का मान आ गया, ठीक है। बट घबराना नहीं है, अभी 2-3 बार और सॉल्व करना होगा। अब देखो 1 अपॉन, ये है 1 प्लस, ये जो 8 बटे 45 देख रहे हो, हम उसको 1 अपॉन 45 बटे 8 लिख सकते हैं। ये 8 फिर से ऊपर चला जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। अब मैं कहूंगा फिर से 1 अपॉन, अब देखो 1 प्लस, ये है 1 बाई 45 बटे 8, जो क्या होता है 8 से कितनी बार में लगेगा, 5 बार में, 8 पचे 40, बचेगा 5 और बटे कितने हो जाएंगे 8। आप गौर से देखते रहो, ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ सर। अब मेरे मित्र यहां देखते रहना, ये थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करेंगे, कहानी ही खत्म हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई, ये जो 5 प्लस देख रहे हो, क्या 5 बटे 8 को हम 1 बाई, क्या इसको 8 बटे 5 नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो आप जरा देखना, फाइनल लिख रहा हूं, 1 बाय, ये 1 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय। अब देखो यहां पर जो 8 बटे 5 है, वो मेरे मित्र लास्ट देखो 1 चाहिए था, 1 चाहिए था, 1 चाहिए था, तो आप देख लो यहां पर बिल्कुल 1 मिल गया, 1 मिल गया और 1 मिल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए c माइनस 2 बटे 5। तो अब देखो किसमें से मैं 2 बटे 5 को घटा दूं ताकि 8 बटे 5 आ जाए, तो आप कहोगे 2 में से घटाइए ना, 2 में से 2 बटे 5 हटाइएगा तो 5 दूनी 10 में से 2 गया 8 बटे 5 तो हो ही जाएगा। तो अब मेरे मित्र आप ना इसको देखो, अब आप इसको देखो और मेरे दोस्त इसको देखो, एकदम आराम से आप चीजों को समझ रहे हो। a के जगह 1 है, b के जगह 5 है और c के जगह 2 है, यही चीज बैठा दो। आप कहोगे सर a के जगह पर 1 हुआ, b के जगह पर 5 और c के जगह पर 2 आ गया, तब तो 6 4 10 में से 5 गया तो 5। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर, गुरुजी इसका एक क्लास चाहिए, बिल्कुल इसका एक क्लास मिल जाएगा। अब देखो मैंने इस तरीके से इसको प्रोसेस किया है, अभी मैं आपको एक और सवाल इसी तरीके से प्रोसेस करके दिखाऊंगा। अरे इसके बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो ट्रिक्स अवेलेबल है ना मेरे मित्र, मैं आपको वो बताऊंगा। वो इस तरह के अच्छे क्वेश्चन के लिए, मतलब वो नॉर्मल क्वेश्चन के लिए एक पैटर्न है जहां पर ट्रिक इसका काम करता है मेरे मित्र, हम आपको वो भी आप बताएंगे। एससीएफ से भी हो जाएगा, विक्रांत कुमार गुप्ता, हम एससीएफ मेथड का भी प्रयोग करेंगे, बट अभी उतना टाइम नहीं है, आप इसको पहले ऐसे समझिए, ठीक है।
एचसीएफ मेथड मुझे भी आता है, मैं भी जानता हूं, ठीक है, और बहुत ही उसका एक अपना पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि उससे बनता नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन उस पर बनते हैं, पर थोड़ा वेट कर लो, क्लास इसकी जब होगी तो आपको बताया जाएगा। अब देखो जी, अब जरा सा आप इसको सॉल्व करो, बट इसमें ध्यान रखना कि यहां पर 2 है जो मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आप जरा बताओ तो, अब जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करें। सेम पैटर्न है, देख रहे हो, 1 अपॉन समथिंग है ना। तो अब क्या करना है, इसको ब्रेक नहीं करना है, 29/79 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करूं, 29/79 को 1 बाई, ठीक है, 79/29 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर। अब मैं कहूंगा 1 बाय 29 से कितनी बार में लगेगा, 2 बार में, 29 दूनी 58, बचेंगे 21, 21/29 है ना। फिर से आप एलसीएम ले लो, यही चीज आ जाएगा। ओके, अब ये देखो 1/2 प्लस 21/29 को क्या हम 1/29/21 लिख सकते हैं। अरे फिर से 21 तो ऊपर ही चला जाएगा। आप कहोगे जी। अब मैं आपसे कहूंगा 1 ये 2 प्लस 1 बाय 21 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, बचेगा 8 और बट्टे 21। ओके, अब ये देखो, यहां देखो, आपको 1 चाहिए था, 1 चाहिए था, तो 1 चाहिए था, 1 चाहिए था, वो तो आ गया, लेकिन आपको यहां पर क्या चाहिए, 2। तो अब क्या होगा ना, समूचे 8 को नीचे मत लाना, यहां पर आप इसको 2 गुने 4 तो लिख ही सकते हो। आप कहोगे हाँ, तो ध्यान देना, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 8/21 को अगर हम 2 ऊपर ही रहने दें, 4 को नीचे ले आए, तो 21/4 हो जाएगा। फिर से तो 4 ऊपर ही चला जाएगा। आप कहोगे हाँ, 1 देखो 2 प्लस 1 बाय, ये क्या है, 1 प्लस ये 2 और बटे 21/4 को क्या हम 4 पंचे 20 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। आपको काहे नहीं, देखो तो 1/4 चाहिए था, 1/4 चाहिए था प्लस में, आ तो गया है ना। तो जैसा हमको इधर चाहिए था वैसा बिल्कुल ही हमारे सामने आ चुका है। यही मेरे मित्र हमारा x है, यही अपना y है, और ये अपना क्या हो गया, z। x2 y1 z5। x अपने पास 2 है, y अपने पास 1 है, और z अपने पास 5 है। सॉल्व करो, 4 3 7 में से 5 गया 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, हो गया होगा। चलो, अब जो बच्चे यहां पर 0 लेके आ रहे हैं तो उनका तो गलत है, 2 आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट करते हुए चलो। कर दिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट करिए। आप स्क्रीनशॉट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, स्क्रीनशॉट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए, बहुत बच्चों का सही आंसर है, आप लोग का कमेंट में देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ मेरे दोस्त, इसको देखो जरा सा, बनाओ अब सवाल, है ना। देखिए, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, लेकिन सुनीता अपने खर्च में केवल 12% की बढ़ोतरी करती है। खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी, सबसे निकटतम पूर्णांक तक आंसर देना है। अब देखिए, मान लेते हैं कि सुनीता का पुराना खर्च 100 रुपए है, यानी वो 100 रुपए मार्केट लेके जाती थी और पेट्रोल खरीद के आती थी। आज कीमत में 19% की वृद्धि हो गई है, तो खर्च में भी 19 की वृद्धि होनी चाहिए। यानी सुनीता जो पेट्रोल कल 100 रुपए में खरीदती थी, आज वो 119 में खरीदेगी।
लेकिन हमसे कहा गया कि सुनीता 119 नहीं, केवल 12% ही पैसा बढ़ाती है, यानी सुनीता केवल 112 देती है। तो बताइए कितना उसे पेट्रोल कम मिलेगा। तो जिसके लिए पैसा 119 चाहिए दीजिएगा 112, तो पेट्रोल तो कम मिलेगा ही। कैसे कम मिलेगा? जिस रेशियो में पैसा कम दीजिएगा। पैसे कितने कम दे रहे हैं? 7। किससे? 119 से, इंटू 100। सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा। 13 ध्यान दें, 17 सते 119, 17 से भाग देंगे 100 में, 17 पचे 85, बचेगा 15, 17 8 136, यानी 5.8 का मतलब क्या हुआ? निकटतम हमारा 6 हो गया। डेसिमल के बाद 5 या 5 से अधिक होता है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जब भी मोर देन 5 है तो आप अगले इंटीजर को निकटतम मानते हैं। तो किसको निकटतम मानेंगे? 6 को मानेंगे। आंसर कितना हो गया? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरे मित्र। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक घड़ी खरीदता है ना, और अंकित मूल्य से 17% बढ़ा के बेच देता है। लागत के आधार पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा? अब देखो, हम मान लेते हैं किसी घड़ी का एमआरपी 100 था। अब किसी घड़ी का एमआरपी 100 था, उसने क्या किया? 4/5 प्राइस यानी 80 रुपए में खुद उस घड़ी को खरीद लिया, ठीक है। खरीदने के बाद उसने घड़ी का जो एमआरपी था उससे 17% बढ़ाकर यानी 117 में वस्तु को फाइनली उसने बेच दिया, है ना। तो कहता है बताओ लागत के आधार पर उसकी प्रॉफिट क्या होगी। तो देखो प्रॉफिट कितने की? 37 की। किससे? 80 से। तो बताइए 100 पर क्या होगा? 1 0 से 1 0 गया, है ना मेरे मित्र। ये 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। फाइनली आप देखोगे 7 पचे 35 और 15 15 3 18 और बटे 4। आप भाग देने जाओगे ना तो देख रहे हो 4 मतलब 40 के आसपास। 40 चौके 160, 40 से ज्यादा आंसर होगा। तो 40 से ज्यादा होगा और पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो डेसिमल में भी आएगा। तो 40 से ज्यादा और डेसिमल में केवल एक ही ऑप्शन है बी नंबर जो आंसर हो गया। केवल एक ही ऑप्शन है जो बी नंबर जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्त ये क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि 38 गेंद को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 2240 रुपए में जब 38 गेंद बेचा जाता है तो जो इससे प्राप्त होता है उसको लॉस होता है। लॉस कब होता है? जब सीपी से कम प्राप्त होता है। यानी 38 गेंद बेचने पर 38 गेंद का उसे सीपी भी प्राप्त नहीं हुआ, इससे कम प्राप्त हुआ। तो जितना कम प्राप्त होगा वही तो लॉस होता है। तो देखिए कितना कम प्राप्त हुआ है। तो सर 6 गेंद के सीपी के बराबर हानि हुआ है, यानी 6 गेंद के सीपी के बराबर कम प्राप्त हुआ है ना। 38 गेंद बेचने पर 38 गेंद का सीपी मिल गया होता तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन इससे उसे कम मिला है इसलिए लॉस हुआ है ना। क्योंकि लॉस कब होता है? जब सीपी से कम मिलता है। तो कितना कम मिला है? तो जितने का लॉस हुआ है। 6 गेंद के सीपी के बराबर लॉस हुआ है, यानी 6 गेंद के सीपी के बराबर कम मिला है। तब तो हम यही कह सकते हैं कि 38 गेंद को बेचने पर इसको 32 गेंद का सीपी प्राप्त हुआ, है ना। अब देखो 38 गेंद को बेचे थे कितने में? 2240 में। तो 2240 जो है वो 38 गेंद का एसपी है लेकिन 32 गेंद का सीपी है। तो सीधे सीधे कह दो 32 गेंद का सीपी अगर 2240 है, ठीक है, तो एक गेंद का सीपी क्या होगा? अब 7 से कट जाएगा, कहने का मतलब 70। तो एक गेंद का सीपी हो जाएगा 70 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल छुट्टी रहेगा, सोमवार से आना है, ठीक। कल हमको बाहर जाना है इसलिए क्लास में बोलना भूल गए थे। मतलब ये क्या हो गया?
ये लगातार कौन कमेंट करने लगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को सब लोग सही से समझना, बहुत मजा आएगा। शिव जी कह रहे हैं कि लव यू गुरुजी, लव यू ऑल। ध्यान दो, 5,000 रुपए की राशि 2 लोगों को दिया जाता है ना। पहला भाग पर उसे इस रेट से 4.1/5 सालों के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की रेट से इतने सालों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से दुगुना होता है। यानी पहले पर मिलने वाला जो साधारण ब्याज है दूसरे पर मिलने वाले साधारण ब्याज का डबल है। दोनों भाग पर जो मैंने पैसे लगाए थे उसका अंतर क्या होगा। सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है, तो देखो रेट इनटू टाइम का परसेंटेज मान ही हमारा साधारण ब्याज होता है। मान लेते हैं 5,000 में से पहला भाग पर A रुपए लगाया और दूसरे भाग पर B रुपए लगाया, है ना। अब देखो पहला भाग पर 20/3% की रेट से 21/5 समय तक आपको ब्याज मिलेगा। ध्यान देना 21/5 समय तक 20/3% की रेट से आपको ब्याज प्राप्त होगा। यानी ये हो गया पहले पर मिलने वाला साधारण ब्याज। दूसरे पर मिलने वाला साधारण ब्याज मेरे मित्र आपको पता है 4 की रेट है, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 4%। तो बताइए कितने साल की बात हो रहा है, 4 दूनी 8 और 3 11/4, तो 11/4 सालों में ब्याज क्या मिलेगा, तो हमें ये ब्याज मिलेगा। तो पहले भाग पर मिलने वाला साधारण ब्याज दूसरे भाग पर मिलने वाले साधारण ब्याज का डबल है, तो पहला वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज के डबल के बराबर है। सॉल्व करिए, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, है ना। अब यहां देख रहे हैं 5 चौको 20, तो 4 से मेरे मित्र ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। 2 से काट देंगे, इस 4 को 2 बार में कट गया और ये यहां से 7 बार में कट गया। फाइनली अगर A और बट्टे B करने जाएंगे तो उधर तो ऊपर में 11 रहेगा और नीचे 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा। यानी पहला भाग पर 11 रेशियो पैसे लगाए थे और दूसरे भाग पर 14 रेशियो, यही दोनों मिलाकर हो जाता है 25। और दोनों मिला के 25 रेशियो जो आप लगा रहे हैं वो रियल में आप लगाए कितना है 5,000। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 200। हमें कहा गया दोनों पर लगाए गए पैसे का अंतर, तो 14 और 11 का अंतर 3 रेशियो होगा, तो 3 रेशियो का मान 600 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 600 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 600 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 600 हो जाएगा। देखो भाई अपनी पढ़ाई तो आपको जम के करना ही पड़ेगा, ठीक है, और एकदम ढंग से करना होगा। अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज किसी का क्या लोगे, है ना। आओ ध्यान दो, जिसके सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी के साथ किया है ना। विपिन कुमार, चलिए सभी को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। देखिए सर ये क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है ना, 1 साल मूलधन में जो वृद्धि होता है वही साधारण ब्याज होता है। आप जान रहे हैं कि 2 साल में वृद्धि हो रहा है 16% की, किस तरीके से साधारण ब्याज में। तो सर 2 साल में साधारण ब्याज 16% बढ़ रहा है, मतलब 2 साल में मूलधन में 16% की वृद्धि, यानी 2 साल में साधारण ब्याज 16 बन गया। इसका मतलब हर साल साधारण ब्याज 8 बनेगा। और याद रखिए 1 साल में बनने वाले साधारण ब्याज को ही हम रेट कहते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं। 1 साल में जितना प्रतिशत साधारण ब्याज बनता है वही तो हमारा रेट होता है। आप कहोगे हाँ सर, अरे 8% का रेट रहेगा तब ना 2 साल में बोलिएगा 8 और 8 16% ब्याज बनेगा। कहोगे जी,
अब इसी रेट से अगर आपसे कोई 2 साल का सीआई पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा? 8% की रेट से 2 साल का सीआई 16.64% होगा, है ना। अब यही 16.64% किसका क्या कैलकुलेट करना है? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 16.64% कैलकुलेट जैसे ही आप करते हैं, डेसिमल के लिए 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और यहां से कट गया 832। आप सॉल्व करोगे 4160 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4160 हो जाएगा। गुरुजी मैंने आपके पास ऑफलाइन में एडमिशन करा लिए हैं और मैं घर आ गया हूं, अब क्या करूं? देखिए हर परेशानी का समाधान आपके संस्थान में होता है। आप ऑफिस वाले नंबर पर फोन कर लीजिए। ओके, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये क्या है? देखो दोस्त, बहुत ही आसानी से समझो इसको। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 250 है, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मेरे मित्र याद रखना, अगर आपको थर्ड ईयर, 3 साल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ तीसरा साल बोल रहे हैं, अगर तीसरा साल का सीआई चाहिए होगा तो जितना ब्याज दूसरे साल में बनता है उतना तो ब्याज बनेगा ही, साथ ही साथ दूसरे साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत? मेरे मित्र 12%। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। आप कैलकुलेट करोगे 25 दहे का 25 चौके, 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो 280 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर तीसरा साल है, 3 साल मत समझना, दूसरे साल का वो ब्याज है 2 साल मत समझना। आप जब सीआई पढ़ते हो तो कहते हो कि पहला साल जो ब्याज लगता है बनता है, दूसरा साल तो वो बनता ही है, अब पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज बनता है। फिर जब तीसरे साल की बात आती है तो जो दूसरे साल ब्याज बनता है वो तो तीसरा साल बनता ही है, साथ ही साथ दूसरे साल के ब्याज के ऊपर भी हम उसे ब्याज देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग सीआई को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दो। 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर का आयतन 3, 4 और 5 के रेशियो में है। उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3, 4, 1, 3, 1, 5, 2 के अनुपात में मिल्क एंड वाटर है। इन तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? अब मेरे मित्र ध्यान दो, मिल्क और वाटर का रेशियो पहला कंटेनर में 4 और 1 है, दूसरा कंटेनर में 3 और 1 है, तीसरे कंटेनर में 5 और 2 है ना। तीनों कंटेनर में जो इसका वजन है वो मित्र वजन 3:4 और 5 के रेशियो में। ठीक है, अब हम अगर इन्हें उड़ेल करके एक चौथा मिश्रण बनाएं, उसमें मिल्क एंड वाटर क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आप तीनों कंटेनर में वजन देख लो क्या है। 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 2 7। जब आपने इसकी वजन देख लिया तो अब जरा इस वजन का रेशियो लेकर देखो, क्या ये वजन का रेशियो वाकई वो रेशियो होता है जो क्वेश्चन ने कहा है? एकदम नहीं। यानी इन तीनों मिश्रण, तीनों कंटेनर का जो वजन 3, 4 और 5 कहा गया वो बिल्कुल 3, 4, 5 के रेशियो में नहीं है। तो क्या करेंगे, जब तक इनके वजन को इनके द्वारा कहा अनुसार 3, 4 और 5 नहीं बना लेते हैं तब तक हम इसको मिला नहीं सकते। तो आप इसे 3, 4, 5 बनाओगे कैसे? तो किसी रेशियो को जब नया रूप देना हो ना तो पहले उसे इक्वल कर दो। 8 7 चौके 28 पंचे 140, 140 बनाने के लिए 28 से गुना, 35 से और 20 से बन गया सेम। आप कहोगे हाँ अभी तो सिर्फ सेम हुआ है, यानी 1:1:1 हुआ है। अब जिसे 3 रखना है उसमें 3 से गुना कर दो,
जिसे 4 रखना है उसमें 4 से गुना कर दो, जिसे 5 रखना है आप उसमें 5 से गुना कर दो। अब आप फाइनली देखोगे कि यहां पर हमने एक्स्ट्रा 100 से गुना किया है, तो मेरे मित्र 100 से दोनों तरफ करना होगा। फाइनली 140 से गुना किया है तो दोनों तरफ 140 से करना होगा। अब यहां पर आपने 84 से एक्स्ट्रा गुना किया है तो दोनों तरफ आपको 84 से गुना करना होगा। अब आप देख लो 140 से 140 कट जाएगा तो 3 4 5 ही तो रहेगा, 3 4 5 ही तो रहेगा। आप कहोगे हाँ, अब आप इसे मिला दो, मिल्क को मिल्क में और वाटर को वाटर में। अगर आप मिल्क को जोड़ोगे 4 चौके 16, 32 एक 33, 14 तिया 42, ये हो गया 500, जोड़ेंगे तो 6, 3 2 5 और ये 7 5 कितने हो जाएंगे 12। इधर देख लेते हैं 84, 140 और ये 200, 4 8 4 12, 3 और 1 4, 424 हो जाएगा। अब क्या 8 बार में कट रहा है, काटो, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल 6 आएगा। जरा देख लो अच्छे से, 8 सत्ते 56 बिल्कुल, 157 और 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 157 अनुपात 53 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे ढंग से अपना काम किए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अपना काम भी करते चलिए और आगे बढ़ते भी चलिए, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, ये क्या लिखता है, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, यदि उस परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले का रेशियो 10:3 था शुरू में, ठीक है सर, 10:3 था, यानी कि शुरू में 13 था। ओके, बाद में कहता है अच्छा शुरू में 13 था और हमसे पूछ यही रहा है कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो रेशियो में 13 था, पास और फेल, तो पास और फेल 10:3 यानी टोटल 13। तो हमारा आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। न 13 का मल्टीपल ये है, न 13 का मल्टीपल ये है, न 13 का मल्टीपल ये है, केवल यही 13 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से तो हमारा आंसर तो यूं ही आ जाएगा। लेकिन मेरे मित्र इसका मेथड दिखाता हूं। देखिए आपके पास पास और फेल का रेशियो 10:3 यानी कि टोटल 13 नजर आ रहा है। यानी शुरू में एग्जामिनेशन देने 13x लोग आए थे, है ना। जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल ही होगा। एग्जाम देने आने वालों की संख्या 13x। बाद में क्या कहा, अगर 40 लोग और एग्जाम देते और 10 लोग कम फेल करते तो यही रेशियो हमारा 5:1 हो जाता, यानी तब टोटल हमें 6 नजर आता। तो देखिए शुरू में टोटल कितना 13x, जिसमें फेल कितना है 3x है। तो टोटल और फेल लेकर क्यों चले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल और फेल का ही डिस्कस किया है, ठीक है। कहता है टोटल जो एग्जाम देने आए थे उसमें 40 लोग और आ जाते और जो लोग फेल हुए हैं उनमें 10 लोग कम फेल हुए होते तो अब तो मेरे मित्र अब टोटल और फेल का रेशियो क्या होता, तो टोटल अब 6 नजर आता, जिसमें फेल आपको 1 नजर आता, है ना। सॉल्व कर लो, 13x प्लस 40 बराबर 18x और -60, 18 आएगा -5x, इधर हो जाएगा -100। यहां से x का मान निकालोगे 20, आप वही 20 इसमें पुट कर दो तो 13 गुने 20 क्या होगा 260 ही तो होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से 260 ले आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर छोटू कुमार आप उसे एक बार रिवाइज करके पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एक और तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूं जिससे आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। तो समझ गया है मेरे भाई कि टोटल और फेल की कहानी है ना। तो आप सीधा सीधा एक थ्रू आउट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना और ये देखना
कि बाद में किसके और आने की बात कर रहा है और किसके कम फेल या पास करने की बात कर रहा है। तो टोटल स्टूडेंट में 40 की बढ़ोतरी करना चाह रहा है और फेल में 10 की कमी करना चाह रहा है। तो हमें क्या करना होगा, टोटल और फेल लेकर चलना होगा। ठीक है, तो शुरू में 10 पास 3 फेल, तो टोटल हो जाएगा 13 और जिसमें फेल हो जाएगा 3। अब क्या कहा, अगर टोटल में 40 की वृद्धि हो जाए अब फेल पहले से 10 कम हो जाए, है ना, तो पास और फेल 5 1, यानी कि टोटल 6 जिसमें फेल 1 नजर आएगा। पास 5 1 फेल, तो टोटल 6 और फेल तो 1 ही नजर आएगा। आप कहोगे हाँ, तो देखो जी, टोटल में 40 की वृद्धि और फेल में 10 की कमी करने पर नया वाला टोटल 6 और नया वाला फेल 1 बन जाएगा। तो इसी को हम लोग डबल क्रॉस सिस्टम से सॉल्व करते हैं। देखो 40 एकम 40 हो जाएगा, माइनस 10 गुने 6 माइनस 60, 6 तिया ये 18 हो जाएगा, 13 एकम ये 13 हो जाएगा। देखो 18 में 13 गया तो 5 का डिफरेंस है, और यहाँ 40 में अगर माइनस 60 जाएगा, 40 में से घटेगा माइनस 60, तो घटेगा नहीं जुट जाएगा और जुट के 100 हो जाएगा। तो बताइए, ऊपर का डिफरेंस 5 है और नीचे का डिफरेंस 100 है, तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस, तो एक का मान 20 हो गया। हमसे शुरुआती का टोटल पूछा था जो 13 रेशियो है, तो 13 गुने 20 कितना हो जाएगा 260। यहां से हम आंसर आराम से ला सकते हैं 260। ठीक है, यहां से हम आंसर आराम से ला सकते हैं 260, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो इसने यहां पर क्या कहा, इसने बड़ी प्यार से कहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 26 है। ठीक है, जिनमें पहली संख्या दूसरी दोनों संख्या के योग का 2/11वां भाग है। अब देखो 3 संख्या का औसत अगर 26 है, औसत का मतलब क्या होता है, तीनों लगभग लगभग, है ना। तो 3 संख्या का औसत 26 है, यानी तीनों लगभग लगभग 26 है, तो योगफल क्या हो जाएगा, 26 या 78 हो जाएगा, है ना। आपसे कहा पहली जो संख्या है वो अन्य 2 संख्या के योग का 2/11 गुना है, तब तो यहां से a और बटे b प्लस c करने जाएंगे तो 2/11 बचेगा। कहोगे हाँ, अनुपात की राशि x मान लेते हैं, तो ध्यान दो ये आपका 2x हो गया है और ये दोनों आपका क्या हो गया, 11x हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 13x, 13x का मान 78 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब x का मान 6 हो गया तो पहली संख्या तो 2x है, तो 6 गुना 2 आंसर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप ये सवाल बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हो गया। चलो, राजन कुमार, दीपक कुमार बहुत अच्छे, सुभाष कुमार एकदम सही आंसर है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ऐसा सवाल तो आप बहुत ही आसानी से बनाते हो, है ना। आपसे कहा कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुष के साथ कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसानी से काम करो। देखो उसने कहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर जब डेली काम करती है तो कोई काम 15 दिनों में खत्म हो जाता है। फिर कहा यही काम जब 9 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर करती हैं तो मेरे मित्र 10 दिन में होता है। तो जो काम इधर 15 दिन में हुआ वही काम उधर 10 दिन में हुआ। चलो इसी को सॉल्व करो। पहले सॉल्व करोगे 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 8x और प्लस 15 सॉरी 8 मैन प्लस 15 वोमेन बराबर इधर 18 मैन और प्लस 12 वोमेन। 18 आके घटेगा 10 मैन माइनस में और उधर जाके ध्यान दो भाई, सॉरी ये 4 तिया 12 हो जाएगा भाई,
18 घटेगा तो यहां पर माइनस में 6 आएंगे और ये उधर जाएगा माइनस में 3 बोमेन। तो यहां से मेन अपॉन बोमेन, तो ये अपना 1:2 नजर आएगा। मेन की क्षमता 1 हो गया, बोमेन की क्षमता 2 हो गया। ठीक है, काम इधर भी फिनिश हुआ है, काम उधर भी फिनिश हुआ है, तो इधर से ही टोटल काम निकाल लो। तो देखो, एक आदमी 1 काम तो 4 आदमी 4 काम, प्लस 1 महिला 2 काम तो 5 महिला 10 काम, तो 10 और 4 14 काम जब डेली हो रहा है तो काम खत्म हुआ है 15 दिन में, है ना। यानी टोटल काम क्या होगा, 14 गुने 15, 14 गुने 15 यही हमारा टोटल काम है। अब हमें कहा गया उसी काम को एग्जैक्टली कितना दिन में करना है भाई, 7 दिन में। इसके लिए 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, मान लेते हैं कि 4 पुरुष के साथ x महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, यानी 4 पुरुष के साथ x महिला मिलकर केवल और केवल 7 दिन में वो काम खत्म कर देगा। वो काम मतलब क्या, 14 गुने 15 काम। आप 7 से इसको काट दो 2 बार में। अब आदमी की क्षमता 1 जानते हो, वोमेन की क्षमता 2 जानते हो, तो 4 एकम 4, 4 उधर जाके घटेगा 30 में तो आएगा 26। 1 महिला 2 काम तो x महिला 2x काम, यहां से महिला की संख्या क्या आ जाएगी, 13। आप आराम से आंसर लेके आ जाओगे 13। आप आराम से आंसर लेके आ जाओगे 13। कोई दिक्कत है क्या, बढ़ा दिए क्या, अभी नहीं बढ़ाए हैं। चलो भाई, आप लोग एकदम ढंग से काम करो अपनी, ठीक है, सिलसिला जारी रखो ताकि आपको बहुत आनंद आए और हमें भी मजा आए काम करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्या है, बना के देखो आंसर, हमें भी बहुत मजा आएगा। बन गया आंसर, अभी तक नहीं बने, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। चलो, एक बच्चे ने एक आंसर 70 लेके आया, ये भी ठीक नहीं है। आओ देखते हैं। 2 स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो भाई, 2 स्थान है अपना P और Q जो 162 किलोमीटर का के गैप पर है। ठीक है, हमें कहा कि एक ट्रेन P से Q की ओर चलना स्टार्ट किया और दूसरा Q से P की ओर चलना स्टार्ट किया, है ना। 6 घंटे के बाद आपस में मिल लेते हैं। अब बताओ, आगे ये भी लिखा कि पहले वाली ट्रेन से दूसरे वाली ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी दूसरे वाले की चाल अगर हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं तो उससे ये 8 अधिक हो जाएगा। सॉरी, पहले वाला से दूसरे वाला ही 8 अधिक है, तो पहले वाला की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं तो दूसरा वाला क्या होगा, इससे 8 ज्यादा, यानी x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। अब बताओ, Q से चलने वाली ट्रेन की गति, यानी उधर से आने वाली ट्रेन की गति हमसे पूछा गया। ठीक है भाई, ध्यान देना जरा अच्छा से। अब पहले तो आप ये समझो मेरे मित्र, ये सब छोड़ो, इतना डायग्राम फायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, आप कहोगे क्यों सर, देखो उसने हमसे Q से चलने वाले की चाल पूछ दिया है और लास्ट में उसने कह दिया है कि यदि पहले वाली ट्रेन से 8 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है दूसरी वाली, तो पहला वाला तो P से चला है, दूसरी वाला Q से चला है, तो इसकी चाल आपसे पूछा जा रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो, है ना। मेरे मित्र देखो, यहां ध्यान दो, सबसे पहले 162 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, सेम टाइम पर 2 स्पीड काम कर रहा है। तो आप ये देखो, यहां से चलने वाला व्यक्ति और यहां से चलने वाला व्यक्ति कहीं भी मिलेगा और मिलने में 6 घंटे का टाइम लिया, यानी 6 घंटा ये भी चला, 6 घंटा ये भी चला, है ना सर। आप कहोगे हाँ जी सर, तो 6 घंटा में तो ये पूरी दूरी तय हो गई होगी। आप कहोगे हाँ, तो 162 किलोमीटर की दूरी अगर 6 घंटे में ट्रेवल हुआ है, इसका मतलब स्पीड क्या काम कर रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर।
अब 27 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड काम कर रहा है, आप तो जानते हो अपोजिट डायरेक्शन में दो स्पीड काम करेगा तो जुड़ के काम करेगा, है ना। आपको पता है कि एक की स्पीड दूसरे से 8 ज्यादा है, तो अगर एक की स्पीड x है तो एक की स्पीड क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 8 तो पहले आप रिजर्व ही कर दो। अगर आपने 27 में से 8 हटा दिया तो बच गया 19। अब जो बच गया वो बराबर बराबर बटेगा, तो 19 को बराबर बराबर बांटोगे तो 19/2 इसको भी मिलेगा और 19 का आधा इसको भी मिलेगा, है ना। तो आप देख लो जरा सा, इसकी चाल क्या हो जाएगी, 9.1/2, ये इसकी चाल हो जाएगी। और इसकी चाल क्या, तो सर ये 9.1/2 और प्लस में 8 यानी 17.1/2। तो हमसे उसने किसकी चाल पूछा है, तो देखो ऑप्शन में कहीं भी 17.1/2 है नहीं, 9.1/2 है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। यहां पर बस इनको लिखना ये चाहिए था कि पहली वाली ट्रेन जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से तेज चलती है, यानी इसको किसी भी सूरत में ट्रेन की स्पीड अधिक पहले वाला का कहना चाहिए। तो दूसरे वाले को x कहेंगे तो पहला वाला x + 8 हो जाएगा। तो पहले वाले की स्पीड 17.1/2 होगा और दूसरे वाला का स्पीड 9.1/2 होगा। तो जो Q से चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड मेरे मित्र क्या होगा, 9.1/2। होता है हर बार में क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, और टाइम नहीं मिल पाता तो उसको चेक नहीं कर पाते हैं एरर को, है ना। चलो कोई बात नहीं है, सभी बच्चे एकदम से सही बना रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे मित्र आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहां पर ये -10 है, ठीक है। अब इतने बट्टे इतने का मान पूछा है, अगर आपने मान रखना शुरू कर दिया तब तो बेहद ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले कुछ जानो, ठीक है। क्या जानना है मेरे मित्र, AQ + BQ + CQ - 3ABC। आप जानते हैं इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक A + B + C, A² B² C² -AB -BC और -CA, एक तो ये होता है। दूसरा A + B + C, A + B + C की होल स्क्वायर -3AB + BC और +CA, एक तो मेरे मित्र ये होता है, ये CA है, CA। और एक इसका कंसेप्ट होता है 1/2 A + B + C, A + B + C और A - B की स्क्वायर, B - C की स्क्वायर और C - A की स्क्वायर। और मेरे मित्र गौर से देखो, आज हमें इसी तीसरे कंसेप्ट की जरूरत है, ठीक है। आप जैसे ही यहां पर इसका तीसरा फॉर्मूला लिखोगे 1/2 A + B + C, A + B + C, ठीक है, और ये A - B की स्क्वायर और B - C की स्क्वायर और C - A की स्क्वायर जैसे ही आप लिखते हो, आप ध्यान दो, इससे तो आपका ये कट ही गया। आप कहोगे हाँ बच क्या गया, बच गया ये 1/2, है ना। A का मान 25 है, B का मान 15 है और C का मान 10 है। फाइनली 30/2 यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलो मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, सारे एग्जामिनेशन को मैं एक साथ कवर करके चल रहा हूं, इसलिए आपके पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर वेराइटीज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो आप इसको बनाओ। x बराबर, आप यहां देखो x बराबर इन्होंने कॉसेक थीटा और माइनस में साइन थीटा रखा है, और y बराबर इन्होंने सेक थीटा और माइनस कॉस थीटा रखा है, ठीक है। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, ये तो क्वेश्चन वेरिएबल में ऊपर से ऑप्शन भी वेरिएबल में है, ये पक्का डिग्री वैल्यू पर आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आपका ना डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर, है ना।
एक्स वाई के फॉर्म में ही ऑप्शन है। तो ऐसा करते हैं, है ना, इसको हम लोग वैल्यूज पे लेके चलते हैं और बहुत आसानी से बनाते हैं। वैल्यूज पर लेकर चलते हैं, मतलब थीटा का मान 45 डाल दो, 45 डालोगे ये √2 और माइनस 1/√2, सॉल्व करने से आ जाएगा 1/√2। यहां भी सेक 45 √2 कॉस 45 1/√2, सॉल्व करेंगे ये भी हो जाएगा 1/√2, 1/√2 यहां पर भी 1/√2 यहां पर भी। अब यही चीज मान पुट करो, मैं तो कहूंगा कि वर्बली पुट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में पुट करोगे 1/2 1/2 यानी 1 + 3, 1 कभी नहीं हो सकता है तो गलत हो गया। चलो यहां पर चेक करते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, 1/2 + 1/2 और +3, आप गौर करके देखो ये 1/4 हो गया, आधा आधा 1 + 3 ये भी 4 हो गया, 4 से 4 कटेगा, रिजल्ट 1 बन जाएगा। एग्जैक्टली एकदम 1 बन गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे आप कहीं भी बैठा के देख लो, एकदम से आपका 1 नहीं आएगा, एकदम 1 आना ही नहीं है, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निर्जला रंजन अनूप जी, सही आंसर है आपका। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप मेरे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। एक घर की चोटी पर एक खंभा, घर की ऊंचाई 25 मीटर है। देखिए ये रहा आपका घर, ठीक है, घर की चोटी पर ये खंभा है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है। आपसे कह दिया कि कहीं धरातल पर एक पॉइंट है P से इस खंभे का और मेरे मित्र इस घर का जो एंगल उन्होंने दिया है वो 45 और मेरे दोस्त 60 दिया है। आपको पता होना चाहिए 60 के लिए ये पूरा का पूरा लंब √3 हो जाएगा और आधार कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 45 डिग्री है छोटे समकोण में, 45 का तो एक ही मतलब होता है जितना लंब उतना ही आधार, तो लंब अगर 1 है तो आधार भी 1 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, पूरा √3 जिसमें घर और खंभे दोनों आते हैं, तो पूरे √3 में अगर ये 1 हो गया तो मेरे मित्र ये क्या होगा, √3 - 1, यानी खंभा अपना √3 - 1 हो गया। अब आप देखो इसी एक रेशियो का मान 25 मालूम है ना, हाँ घर की ऊंचाई ही तो है, जो रेशियो में 1 है वो मीटर में 25 है, एक रेशियो का मान 25 है तो √3 - 1 रेशियो का मान क्या होगा, 25 × √3 - 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग कर पा रहे हो, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। आप लोग का बीच बीच में मैं कमेंट भी देख लेता हूं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त लो अगले क्वेश्चन को बनाओ, जरा देखो कि ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही मजेदार। देखो कह रहा है कि PQRS बिंदु पर क्रमशः AB को, BC को, CD को और AD को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज ABCD के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है जिसमें कोण B को 90 डिग्री रखना है। कोई बात नहीं है, ध्यान दो। अब देखो आज अपने पास एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें यह ध्यान रखना है कि कोण भी अपना 90 डिग्री हो जाए। अब आप इसको, ठीक है, इसके अंदर अगर ये B है, ये A होगा, ये C होगा और ये D होगा। ठीक है, इसके अंदर चारों भुजा को टच करता हुआ मेरे मित्र एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, जो हमें कह दिया AB को टच करेगा P पर, तो लीजिए AB को P पर टच करेगा, BC को Q पर, CD को R पर और AD को, है ना, S पर। अब उन्होंने लिखा कि सर AD का मान 24। अब ये देखो पूरा का पूरा अपने पास 24 है, कोई बात नहीं। फिर क्या लिखा, AB बराबर 27, ये पूरा AB का मान 27 दे दिया है। ओके, फिर DR का मान 6 दिया है, DR का मान 6 हो जाएगा। अब देखो हमें इस वृत्त की परिधि चाहिए,
विरत की परिधि होता क्या है? एक्चुअली आप सभी जानते होंगे विरत की परिधि 2πr होता है ना। यानी इस विरत की परिधि निकालना है तो हर हाल में इसकी त्रिज्या निकालना होगा। अब आपको एक बात बताता हूं, कहीं भी अगर वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ही तो त्रिज्या होता है। आप कहोगे हाँ, तो देखो यह स्पर्श रेखा है और यह स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप यहां भी देख लो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये तो 90 पहले से था, लंब होने के कारण ये दोनों भी 90 हो गया, तो 90 90 90 270 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो किसी भी चतुर्भुज के अगर 3 कोण 90 90 हैं तो चौथा मजबूरी में 90 होना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर। अब मेरे मित्र दूसरी बात क्या, केंद्र से परिधि की दूरी ये भी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी ये भी त्रिज्या। अब चारों कोण 90 जिस चतुर्भुज का होगा वो तो आयत या वर्ग जरूर होगा, है ना। अब ये आयत इसलिए नहीं होगा क्योंकि लगातार भुजा इसकी बराबर है, तब तो इसको वर्ग होना पड़ेगा। यानी ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा और ये आर है तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे हाँ। अब मेरे मित्र देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है। अगर ये 6 हो गया तो ये भी 6 होगा, पूरा 24 में ये 6 हुआ तो ये 18 होगा। फिर ये भी बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा की लंबाई सेम, उधर 18 तो ये भी 18 होगा। पूरा 27 में अगर ये 18 हो गया तो ये अपना 9 हो गया। यानी यहीं पर त्रिज्या आपका 9 निकल गया। और जब त्रिज्या निकल गया तो अब सोचना ही नहीं है, 2π r है 9, सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 18π होना चाहिए। देखिए मेरे मित्र मिस्टेक से दोनों में 20π हो गया है ना। एक जगह 18π रहा होगा, एक जगह 18π रहा होगा। ये 12π कैसे हो सकता है? 18π 12π कैसे हो सकता है भाई? आप ही बताओ 12π कैसे हो सकता है? 18π एकदम एग्जैक्टली 18π होना है। कितने क्वेश्चन है? मैं हाँ एकदम 18π, ऑप्शन नंबर बी में 18 ही लिखा हुआ था, सही है। यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास हो गया क्या? अनूप कुमार जी ध्यान दीजिए। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है। देखिए इस क्वेश्चन ने कहा है किसी लंब वृत्ताकार शंकु के छिन्नक का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखो, किसी छिन्नक का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसे आप लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, हिंदी में पार्श्व सरफेस एरिया, पार्श्व सतह। तो पार्श्व सतह का एरिया छिन्नक में पाई r प्लस आर और इंटू एल होता है। तो पाई तो जान ही रहे हो, r प्लस आर आपको निकालना है, बाकी आप देख लो। ठीक है, तिरछी ऊंचाई 6 दिया हुआ है, तो तिरछी ऊंचाई तो आपका l का मान तो 6 दिया हुआ है ही। अब पहले छिन्नक क्या होता है? आपको छिन्नक पता होगा कि उल्टा बाल्टी, यही तो मेरे मित्र छिन्नक है। ठीक है, आपसे लिखा है आधार का क्षेत्रफल 16π, आधार का क्षेत्रफल 16π। अब इस आधार का क्षेत्रफल है या उस आधार का क्षेत्रफल है? देख लीजिए, आगे पढ़िए। ऊपरी सतह का व्यास 4 है, तो भैया ऊपरी सतह का अगर व्यास 4 है तो कंफर्म है कि त्रिज्या 2 होगा। आप कहोगे हाँ, तब तो आधार इसी को कहेंगे। मेरे मित्र आधार की त्रिज्या बरियार मान लेते हैं, तो इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। तो छिन्नक के आधार पे वृत्त होता है, तो छिन्नक के आधार का एरिया वही होगा जो वृत्त का एरिया होता है ना। तो छिन्नक के इस आधार का एरिया पाई r² जो दिया हुआ है 16π, पाई से पाई कट गया, यहां से r का मान 4 आ गया है। यही जो l है वो अपना 6 है। क्या प्रॉब्लम है? आओ, ये r 6 हो गया और सॉरी छोटी r अपना, ये बड़ी r 4 और छोटी r अपना 2 है। तब तो 6 गुने 6 36। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 36π हो जाएगा। आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो टोटल 30 क्वेश्चन रख रहा हूं। जब तक क्लास ओपन नहीं हो रही है
तब तक 30 क्वेश्चन है, क्लास ओपन होने के बाद 20 या 25 क्वेश्चन पे चलेगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मेरे मित्र इसको देखो, ये क्या कह रहा है इसको समझना। कह रहा 3 घोड़ा में से प्रत्येक को 7 मीटर लंबी रस्सी से 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार भूखंडों में एक एक कोने से खूंटे से बांधा गया। उस भूखंड का एरिया बताइए जिस पर घोड़े घास चर सकते हैं। अरे जिस पर घोड़े घास चर सकते हैं वो तो आप बहुत ही आसान है, फिर तो त्रिभुज के लिए आपको लंबाई देने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछ देता कि वो उस भूखंड का एरिया बताओ जिस पर घोड़े घास नहीं चर सकेंगे, तब तो क्या करते, टोटल एरिया में से जितना पे चर सकते थे उसको घटा देते। लेकिन आपने सिर्फ तो यही पूछ दिया है कि कहाँ घास चर सकेंगे। तो देखो, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 मीटर है, एक 30 मीटर है और एक 40 मीटर है ना। इसके प्रत्येक कोने पर एक एक मेरे मित्र घोड़े को बांधा गया, जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है भाई, 7 मीटर। जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, 7 मीटर, है ना। रस्सी की लंबाई कितनी है भाई, 7 मीटर है ना। आप कहोगे हाँ, तो घोड़ा जो घास चर पाएगा वो तो मेरे मित्र बस यही एरिया चर पाएगा। आप कहोगे हाँ सर, जहां तक रस्सी है वहीं तक ना चर पाएगा। ओके, तो अगर हमें इन तीनों त्रिज्यखंड का एरिया निकालना होगा, है ना, जहां घोड़ा घास चर सकता है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो मेरे मित्र इसके लिए तीनों त्रिज्यखंड का एरिया निकालना होगा। इसकी तो तीनों त्रिज्यखंड का त्रिज्या तो तीनों के लिए सेम है, r है 7, त्रिज्या तो 7 है। एंगल पता नहीं है ना। लेकिन याद रखना, जब त्रिज्या सेम होना तो सब अलग अलग त्रिज्यखंड का एरिया मत निकालना, सारे थीटा को एक साथ जोड़ करके एक ही बार त्रिज्यखंड निकाल देना। तो आज मेरे मित्र आप ही बताओ, तीनों एंगल को जोड़ने से क्या होगा, त्रिभुज के तीनों एंगल को जोड़ने से 180 हो जाएगा। तो तीनों एंगल का योगफल 180 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 180 डिग्री सेक्टर का एरिया निकाल लो, या तो ऐसे निकालो और नहीं तो तीनों का अलग अलग निकालो। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर क्या कहोगे, दूसरे त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर क्या कहोगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फालतू का मेहनत हो जाएगा, है ना। अब थीटा बटे सब में से देखो पाई आर स्क्वायर बाय थीटा, तो यहां क्या कहोगे सर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो सब में कॉमन आएगा और 360 भी कॉमन आएगा। आप कहोगे हाँ, यहां थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 हो जाएगा। आप ही बताओ, तो क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने हो जाएंगे, 180। 180 से तो 2 बार में कट ही गया, तब तो सीधा सीधा हो गया 1/2। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 है तो 7 गुने 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, इससे 11, तो 11 सतह कितने आ जाएंगे, 77। आराम से आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आराम से आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं तो कहूंगा इतना क्या मेहनत करना है, जब मेरे मित्र थीटा सेम रहे ना, जब रेडियस सेम रहे तो सारे एंगल को जोड़कर एक ही साथ निकाल लो, है ना। तो आज देखो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा, तो सीधे आप कह देना 180 डिग्री सेक्टर का एरिया, 180 डिग्री त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, थीटा बटे 360 होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 है, आर स्क्वायर 7 गुना 7। डायरेक्ट आप यहां से आंसर 77 निकाल सकते थे, है ना। तो आपका कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में ऐसे होना चाहिए, वो बाहियात कैलकुलेशन है, वैसे मत करना, वो आपको समझने के लिए मैंने कराया है, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए दिया गया है, आप बस इसको समझो, लेकिन बनाना आपको वैसे है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित वृत्त आरेख एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषय ABCD में प्राप्त अंकों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक विषय अधिकतम 150 नंबर के हैं और कुल 600 नंबर का है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया कि C और E विषय में विद्यार्थी द्वारा कुल प्राप्त अंक A और D में विद्यार्थी द्वारा कुल प्राप्त अंक से कितना ज्यादा है। तो देखो, C और E वाला को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 डिग्री,
ये C और E है। अगर हम A और D को जोड़ेंगे, A 60 है और D है 72, यानी हो जाएगा 132। तो क्वेश्चन कहा C और E का योग A और D के योग से कितना अधिक है? आप कहोगे 12 अधिक है। किससे? 132 से इंटू 100। आप सॉल्व करो, 9.09% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे मित्र, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग को फिर एक बात कहूंगा, डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस याद यही रखना, आसानी से किसी को अगर कुछ मिल जाता तो फिर इतना मारा मारी क्यों होता। जो मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे, है ना, अगर डर गए तो कंपटीशन तो अब नहीं होना है। हाँ, भीड़ लगा लो, आप भीड़ में आप रहोगे, भीड़ में आप जाओगे, भीड़ में आना जाना आपका लगा रहेगा। लेकिन याद रखना, आपका फाइनल रिजल्ट तभी हो सकता है जब आप भीड़ से अपने आप को अलग करोगे। कहने का मतलब यह है कि भीड़ में हम हैं, हम भीड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें स्पेशल करना होगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम पेस्ट स्टूडेंट का आप कुछ भी नहीं होना है। याद रखना, आपको हमेशा अपनी तैयारी टॉप लेवल का करना होगा। जब तक आप अपनी तैयारी टॉप लेवल की नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन का स्वाद नहीं चख पाओगे। अब देखो ये क्या लिखा है, बहुत ही आसान सा सवाल। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है? आप बताओ। 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक हो सकता है। हो सकता है क्या? होता है ना। तो आप क्या कर लो, 999 तक में 8 से विभाजित निकाल लो और इनमें से 99 तक में 8 से विभाजित को घटा दो, क्योंकि आपको तो 100 से चाहिए, है ना। ओके, अब आप सॉल्व करोगे तो देखो 12 8 96 होगा, 3 बचेगा, 3 पर 9 39, 8 चौके 32 और ये 12 8 96, 124 में से 12 चला जाएगा तो 112 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप मेरे मित्र देखो ये कितने शानदार क्वेश्चन हैं, इसको आखिर में देखा जाएगा, पहले आप इसको देख लो। ठीक है भाई, देखो एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण के 3 गुना से 15 ज्यादा है। एक काम करते हैं, हम एक कोण को थीटा मानते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये बताओ थीटा का संपूरक क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि थीटा का संपूरक जो होता है वो 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और इसी का पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, याद रखना, अगर किसी कोण का संपूरक पूछेगा तो 180 में से उसी को घटा देना, उसका संपूरक मिल जाएगा। और जब किसी कोण का पूरक निकालना होगा तो 90 में से उसी को घटा देना, पूरक निकल जाएगा, है ना। किसी संख्या का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक उसी कोण के पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 180 और माइनस थीटा बराबर, ये मेरे मित्र यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, 15 डिग्री अधिक है। चलो बहुत ही अच्छा। अब 3 से गुना होगा 270 और माइनस हो जाएगा 3 थीटा और प्लस मेरे मित्र 15, 3 थीटा इस पार आएगा 2 थीटा, ये जाएगा 90, 90 में 15 जुड़ेगा तो 105 होगा। थीटा का मान 52.5 आएगा, है ना। आप आसानी से निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो ये क्या लिखा है, 1 से लेकर 55 तक के बीच, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्या निकालो। अभाज्य संख्या निकालने का कोई तरीका नहीं, बस एक ही तरीका है, मैनुअल लिखना। ठीक है, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है, और 53। बस यहीं तक रुक सकते हैं।
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 और 53। काउंट कर लीजिए। 3 3 6 3 9 3 11, सॉरी 3 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 1 16। अगर 16 है तो 7 7 बांटना होगा। 4 3 7 है ना मेरे मित्र, 4 और 3 7, ये दोनों बचेंगे, बीच में 2 बचेंगे, तो दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दे दोगे, तो यहां 42/2 आंसर कितने आएंगे? 21। आराम से आप 21 इस क्वेश्चन का आंसर लेके आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो अच्छे से अपने क्वेश्चन का आंसर दो, सही से काम करो अपना। 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और 53। आप सही से काम कर लेना अपना और देखना आपका एग्जैक्टली यही आंसर आना है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो। एक बक्से में 100 पेन है जिसमें 8 पेन खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, खराब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब देखो 100 में से अगर 8 पेन खराब है तो अच्छी बात यह है कि मेरे मित्र 92 पेन तो खराब है, यानी 92 पेन तो अच्छे हैं। आप एक पेन सेलेक्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि खराब नहीं हो, तो खराब नहीं हो तो बढ़िया में से कोई एक होगा, बढ़िया में से कोई एक होगा, यानी 92 में से कोई एक होगा। लेकिन निकाले हैं किस में से? 100 में से निकाले हैं, तो 92 और बटे 100, इस क्वेश्चन का आंसर 23 और बटे 25 आएगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो तो आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत ही अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए HW के तौर पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये कभी CGL मेंस का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन ये, ठीक है भाई, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। ओके, और 2018 ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 ग्रुप डी में पूछा गया। इसका आंसर आप लोग बना करके कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, कमेंट में आप इसके आंसर को लिखोगे। कल जब मैं डिस्कशन कराने आऊंगा तो आप कहना कि आपसे बना या नहीं बना, थोड़ा सा काम आप लोग के लिए भी। ओके माय फ्रेंड, चलो थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ठीक है, कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी मैं कहता हूं, ये जो अभी ऑफर है, ये ऑफर अभी कंटिन्यू है। ठीक है, ऑफिस खुल चुका है, आप ऑफिस में विजिट करें, है ना। और अनलिमिटेड टेस्ट 351 ऑनलाइन में है, 500 ऑफलाइन में है। मैथ्स टेस्ट अभी भी यूट्यूब मैथ्स टेस्ट अनलिमिटेड एप्लीकेशन पर 351 है, मैथ्स फाउंडेशन भी 351 है। सर कोई फ्रेश फाउंडेशन बैच आएगा क्या? बिल्कुल आ चुका है, आज ही परचेज कर लीजिए जाके एप्लीकेशन पर, है ना, आप देख लीजिए वहां पर 351 में मिल रहा है ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन आ जाइए। चलिए थैंक यू वेरी मच। अनूप कुमार सबका नाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट, लव यू ऑल, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच अपने टाइम पर।